do you think this is a perfect case of informal dispute resolution also? कहीं ना कहीं लैप्सेस जो है ना वो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और कहीं ना कहीं लॉ की अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम ये कहते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रीजनेबल टाइम जो Reasonable time जो है, ठीक है। वो टैक्स पेयर को जरूर मिलना चाहिए। By the end of the day, do you think both the parties they walk out very satisfied from your office? पहली बात तो ये है कि आप दोनों पार्टीज को रिस्पेक्ट दें, आप लोगों को इंतजार ना करवाएं, दोनों पार्टीज को उठाएं और उनसे उनकी बात सुनें। जो अपील इफेक्ट आपने देना था वो नहीं दिया तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इंप्रेशन कि द मेल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कैरिड आउट। अपील इफेक्ट अगर आप विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड टाइम जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है उसमें नहीं देंगे तो देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट मेल एडमिनिस्ट्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू FTO TV। हमारे यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं उनमें से एक ये भी है कि अक्सर लोग कंप्लेनेंट्स और इवन वोकला हमसे ये पूछते हैं कि किन एरियाज में मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वोक की जा सकती है, जहाँ पे FBR के ऑफिसर अथॉरिटीज टैक्स पेयर को तंग करते हैं, तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कहाँ से होती है। आप लोगों को एजुकेट करने के लिए वही थॉट कि जो हमारे पास केसेस हैं जहां पे हमने लोगों को रिलीफ दिया है उनको हम डिस्कस करें ताकि उस प्रोसेस में हम सब इसको अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट मेल एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरे साथ लाहौर में हमारे एडवाइजर इनकम टैक्स को देखते हैं जनाब डॉक्टर तारक महमूद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम कोई एक केस जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं और अभी रिसेंटली 24 मिलियन रुपीस का एक रिफंड था, अपील इफेक्ट उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आपसे समझना चाह रहा हूं। जो कंप्लेनेंट हमारे पास आया वो किस स्टेज पे आया, कंप्लेंट क्या थी, मेल एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे कॉन्स्टिट्यूट हुई और उस केस को हमने किस तरीके से हैंडल किया। थैंक यू वेरी मच। ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन का केस इस तरह से बना कि एक टैक्स पेयर जो है उसको हमने टैक्स लगाया डिपार्टमेंट ने, FBR ने, और उनको बगैर अपॉर्चुनिटी दिए उन्होंने एक्स पार्टी असेसमेंट कर दी। एक्स पार्टी असेसमेंट के नतीजे में तकरीबन 24 मिलियन की डिमांड रेज हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं साथ साथ ये भी समझना चाहता हूँ, जब हम ये कहते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई तो हमारे यहाँ पे अक्सर लोग ये आते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि आज नोटिस मिला, कल कहा आपकी जी बेयरिंग है, एक दिन का टाइम दिया, एट टाइम्स एक दिन का टाइम भी नहीं मिलता। तो इस प्रोसेस को भी साथ जरा एक्सप्लेन कर दें। जहाँ पे ये कहा जाता है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रीजनेबल टाइम जो है ठीक है, वो टैक्स पेयर को जरूर मिलना चाहिए, जो मेरे ख्याल में कम से कम 7 डेज आफ्टर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे पहले हम करें या अगर नोटिस उसको ना मिले तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो प्रोवाइड नहीं की। ठीक है। इस केस में जब डिमांड रेज हो गई तो उसके बाद टैक्स पेयर जो है फर्स्ट अपील में चला गया कमिश्नर अपील्स के पास। कमिश्नर अपील ने डिपार्टमेंटल स्टांस को अपहोल्ड कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने बैंक अकाउंट अटैच करते हुए वहाँ से रिकवरी कर ली। ठीक। अब टैक्स पेयर के पास क्या ऑप्शन थी? उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही थी कि वो अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में जाता और वहाँ अपनी ग्रीवियंस जो है उसको डिस्कस करता। ठीक। उसने वहाँ अपना ग्रीवियंस एजिटेट किया। अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने जब उसकी बात सुनी तो उसने देखा कि मेरिट के ऊपर उसके केस को डिलीट किया जाना चाहिए और उन्होंने डिलीट कर दी। तो डिमांड को उन्होंने डिलीट कर दिया, अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने डिलीट कर दी। ठीक है। जब डिमांड डिलीट हो गई तो उसके बाद टैक्स पेयर्स को क्या चाहिए था? एक अपील इफेक्ट, लेकिन डिपार्टमेंट अपील इफेक्ट के ऊपर बैठ गया। अच्छा, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे एक मेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना वो एलिमेंट क्रिएट हो गया कि जब आपको अपील इफेक्ट देना है तो उसकी एक टाइम लिमिट है। ठीक है। अपील इफेक्ट की टाइम लिमिट जस्ट 60 डेज है, लेकिन डिपार्टमेंट अपील इफेक्ट नहीं दे रहा था। टैक्स पेयर को फिर FTO के पास आना पड़ा। टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन थी कि वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए ग्रीवियंस टैक्स पेयर हमारे पास आता
तो उसने यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल। तो हमने ये एस्टेब्लिश किया कि अगर किसी प्रोसेस में अपील इफेक्ट नहीं दिया जा रहा तो दिस कॉन्स्टिट्यूट द मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका हक था, राइट था, एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को आपने वायलेट किया, जो अपील इफेक्ट आपने देना था वो नहीं दिया, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इंप्रेशन कि द मैल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कैरिड आउट। इसमें मैं अर्ज करूं कि अपील इफेक्ट अगर आप विद इन द टाइम, प्रेस्क्राइब टाइम जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें नहीं देंगे तो देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो यहाँ यही हुआ कि अपील इफेक्ट के ऊपर डिपार्टमेंट बैठ गया, वो जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट थी 60 डेज की वो भी लैप्स हो गई। उसके बाद टैक्स पेयर हमारे पास आता है। जब हमने डिपार्टमेंट को नोटिस इशू किए और इस केस को टेकअप किया, हमारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी, हमने डिपार्टमेंट को बताया कि जी आप ये बताएं कि वो कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसके तहत आप इसके ऊपर बैठे हुए। आपका काम था कि इसको अपील इफेक्ट विद इन 60 डेज दे देते। अब उस प्रोसीडिंग्स को जब हमने आगे कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे थे तो एक दिन जो है हेयरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जी ये हमने अपील इफेक्ट दे दिया। और उसमें उन्होंने जो पैसे बैंक से रिकवर किए हुए थे उनका क्रेडिट भी दिया और 24 मिलियन का उनका जो है ना रिफंड वो क्रिएट हो गया। बिल्कुल ठीक। अब इसमें दूसरा स्टेप एक और आ गया। अब टैक्स पेयर को क्या चाहिए? रिफंड, क्योंकि उसके बैंक से पैसे अटैच हो गए हैं और उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है कि जो उसने डिस्चार्ज करनी हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना एक प्रॉब्लम आ रहा है। जी। टैक्स पेयर को अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, सिस्टम में थोड़ी सी ग्लिचेस हैं। हमने टैक्स पेयर को कहा है कि आप डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट हों और डिपार्टमेंट को ये कहा है कि ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं आप इनको हल करें, टैक्स पेयर की एप्लीकेशन जो है उसको फाइल करवाएं और उसको प्रोसेस करें एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ मजीद ये समझना चाह रहा हूँ कि हम चूँकि बहुत इस चीज़ को लोगों को बताते हैं कि जी हमें इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बहुत जोर है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक लंबा केस को लेके चलें, अगर दरमियान में कोई सोल्यूशन और रिलीफ मिलता है तो टैक्स पेयर को वो रिलीफ मिलना चाहिए। आपने ये जो बात मुझे बताई, मुझे लगता ये है कि एडजुडिकेशन के प्रोसेस के दरमियान जब ऑफिसर्स को आपने समझाया कि ये यहाँ पे आपके लैप्सेस हैं और आपकी रिकमेंडेशन से पहले, बहुत पहले, वो खुद उसका रिलीफ लेके आपके पास आ गए कि हमारे एंड पे ये गलती थी, हमें अपील इफेक्ट देना चाहिए था, ये इनका रेमेडीज जो है। तो डू यू थिंक कि दिस इज एन परफेक्ट केस ऑफ इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आल्सो, जहां पे आपने समझाया उनको और हमारी प्रॉपर रिकमेंडेशन से पहले सोल्यूशन निकल आया? ये आपने जो बात की है ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के जो अभी इश्यूज मैं देख रहा हूँ डिफरेंट केसेस में, उसमें इस चीज़ की बहुत कमी है कि कहीं ना कहीं लैप्सेस जो है ना वो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और कहीं ना कहीं लॉ की अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें थोड़ी सा प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस तरह हमने इस केस में लोगों को समझाया, दोनों तरफ पार्टीज़ को, इसी तरह से एक केस था हमारे पास रिव्यू का। उस रिव्यू में टैक्स पेयर आके कह रहा है कि जी आप अपना मतलब कि FTO अपने ऑर्डर को रिवाइज़ करें। मैंने इन दोनों पार्टीज़ को बैठ के तो उनको बताया कि जी आप अपना इशू तो बताएं कि है क्या। इशू ये था सिंपल कि टैक्स ईयर 2012 का रिफंड 2014 में जो डिमांड थी उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। अब टैक्स पेयर ये चाह रहा है कि वो मुझे टैक्स ईयर 2012 में मिले। मैंने उसको बताया कि अगर आपकी जो डिमांड 2014 की है अगर उसमें एडजस्ट हो गया तो ये आपको अब 2012 में नहीं मिल सकता, अब आपको इसका क्रेडिट 2012 में लेना चाहिए। कहता है हमें तो किसी ने मुझे बात नहीं बताई। ठीक है। हालांकि मैं ये कह सकता था कि जी आप इतने सीनियर वकील हैं तो अब आपको कौन समझाएगा ये बात। लेकिन मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की, उनको कहा, मैंने कहा जी आप इनको ये समझाएं और इनको ये मौका दें कि 2012 में जो रिफंड इनका एडजस्ट 2014 में हुआ है उसका क्रेडिट उधर क्लेम करें, उसके रिफंड को आप उधर प्रोसेस करें। तो 2012 के FTO के ऑर्डर में किसी तरह की कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है सब मुझे उसने फिर विड्रॉ कर लिया। ठीक है। मुझे ये बताइए, ये जो करेक्शन का पार्ट है, जो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है, हमारे ऊपर जब हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे एडवाइज़र तमाम के तमाम जो है उनकी बैकग्राउंड चूँकि IRS की है या कस्टम सर्विस की है, तो ये जो 30 साल या 32 साल का जो तजर्बा है,
does this really help to educate young officers कि बेटा या बेटी ये यहाँ भी आपकी गलती है, इसको अगर इस तरीके से आप देखते तो इन अ वे आप उनको एजुकेट और करेक्ट भी करते हैं इस प्रोसेस में? जी जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो मैंने काम ही यही शुरू किया हुआ है। अच्छा। हर केस में जो भी हमारे यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद जो भी उसमें प्रोसीजर है, लॉ का हो या वैसे प्रोसीजरल लैप्सेस हो, वो मैं सारे पॉइंट आउट कर रहा हूँ और उनको ये बता रहा हूँ कि यार अगर आप इस चीज़ को एक स्टीरियो स्टाइल जो हम चला रहे हैं उसमें चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे हमारा टाइम कितना ज़ाया हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज कितने जा रहे हैं। अगर यही रिसोर्सेज और टाइम आप किसी और कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। इसके लिए मैं उनको जब बता रहा हूँ तो एक इसी तरह और केस था, उसमें इट वाज वेरी सिंपल केस। एक टैक्स पेयर है, वो कहता है जी मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने रिटर्न फाइल की थी, उसके बाद कुछ सालों की मैं रिटर्न नहीं फाइल कर सका। तो अब लोगों ने, डिपार्टमेंट ने मुझे क्या किया है कि डिपार्टमेंट में एक पेनल्टी का नोटिस दिया है जिसमें मुझे कहा है कि जी आप 40,000 की पेनल्टी पे करें। अब वो एक बंदा जिसकी इनकम जो है 3 या 4 लाख रुपए आ रही है, उसने बाद में रिटर्न भी फाइल कर दी। रिटर्न उसने 4 लाख की फाइल की है। अब 4 लाख की रिटर्न जो है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है। जब बिलो टैक्सेबल लिमिट पे आपकी एक रिटर्न फाइल हो रही है, उस पे तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इम्पोजिंग एनी पेनल्टी। आज मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा है कि यार ये आपका नोटिस जो है बताएं कि ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, तो मैंने कहा इसको विथड्रॉ करें। अब वो विथड्रॉ करके कल मुझे जो है ना इसकी रिपोर्ट दें। ठीक है। मुझे जितने प्यार से आप ये समझाते हैं, मैं ये हमेशा एडजुडिकेशन का पार्ट में एक शख्स जिसको रिलीफ मिल रहा होता है, कोई अग्रीव्ड इंडिविजुअल है, वो तो खुश होता है, लेकिन दूसरा नाखुश होता है। मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा एक एजुकेशन का पार्ट है जहाँ पे वी एजुकेट द ऑफिसर्स एंड ऑल दैट, बाय द एंड ऑफ द डे डू यू थिंक बोथ द पार्टीज दे वॉक आउट वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर ऑफिस? यस यस, मैं बहुत सॉफ्टली उनको बता रहा हूँ। मैं अपने तरीके से बताता हूँ। मेरा तरीका जो है ना वो बड़ा सिंपल है। पहली बात तो ये है कि आप दोनों पार्टीज़ को रिस्पेक्ट दें, आप लोगों को इंतज़ार ना करवाएं, दोनों पार्टीज़ को उठाएं और उनसे उनकी बात सुनें। पहले उनकी बात सुने, फिर उनको पूछें कि जी अब आप बताएं कि इसमें लीगल प्रोविजंस क्या है। अब लीगल प्रोविजंस जब वो बता देंगे, फिर मैं कहता हूँ कि जी ये जो थ्योरेटिकल लॉ है ये आप बताएं कि आपने इस केस पे कहाँ से कैसे अप्लाई किया। फिर वो खुद ही समझ जाते हैं कि थ्योरेटिकल लॉ जो है अप्लाई करने में कहाँ गलती होगी। ठीक ठीक। और बाज़ दफ़ा तो वो खुद मतलब कि इतनी उनमें करेज होती है कुछ ऑफिसर्स में कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ये यहाँ गलती हुई है। बिल्कुल। और कोर्स ऑफ एक्शन, जो राइट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था। क्या वो अडॉप्ट हुआ है? वो कहते हैं नहीं हुआ। ठीक है। जब वो नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी यंग अफसर्स हैं डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट का फ्यूचर आपका है। जो आपका फ्यूचर है वही डिपार्टमेंट का फ्यूचर है। अभी आपको इस एंगल से देखना है कि आप इंटरफेस हैं बिटवीन द टैक्स पेयर्स और बिटवीन द डिपार्टमेंट। अगर हमने टैक्स किसी को लगाना है तो FBR में एक स्पेशल विंग मौजूद है जो टैक्स पेयर्स एजुकेशन और फैसिलिटेशन को डील करता है। ठीक। उसके लिए एक बाकायदा मेंबर है। अब जो ऑफिसर्स फील्ड में बैठे हुए हैं उन सारों का काम है कि वो टैक्स पेयर्स एजुकेशन और फैसिलिटेशन का काम भी साथ साथ करें। तो इस तरह से लोगों को जब मैं समझाता हूँ ये चीज़ें, तो वो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो एक गैप है ना हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग में या लॉ को, थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने में, तो उसको हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली इंशाल्लाह इसके जो है ना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जहाँ पे FTO लोगों को, अग्रीव्ड लोगों को एक रिलीफ दे रहे हैं, वहाँ पे हम FBR के ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मकसद बाय द एंड ऑफ द डे ये है कि हम एक कन्वीनियंट, एक कंफर्टेबल, एक इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट करें जहाँ पे दोनों फ्री कैन बैठ के आसानी से और बहुत कंफर्टेबली हमारे से बात करें और आपस में बात करें। और जहां कानून की मदद चाहिए हम वो मदद एक दूसरे के लिए बताएं कि ये हेल्प मौजूद है, लेकिन अदर देन दैट इट इज टू फैसिलिटेट द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विच वी आर डूइंग वेरी एमिकेबली एंड इट्स रिजल्टिंग इन अ बिगर रिलीफ टू द पीपल। थैंक यू।